बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आजकल पार्लियामेंट में बजट तजवीज़ 2021-2022 ज़ेर बहस है। नवा दिन है, पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से बजट के हक में और मुखालिफत में तकरीर हो रही हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ने बल्कि फेडरल कैबिनेट ने सकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दी और इसके साथ साथ जो इसके लिए मतलूबा असास से बरूकार लाने की इजाज़त भी दी गई। अगरचे ये काम पहले भी हो चुका है, सकूक बॉन्ड्स का इजरा भी हुआ है और कोलेट्रल रखने की मंजूरी भी दी गई है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस इकदाम की नुक्ताचीनी की जा रही है। सियाको सबाक के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बजट जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और इसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है एक आम आदमी के फ़वाइद के लिए, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर सकूक बॉन्ड्स के इजरा और इस हवाले से कोलेट्रल रखे जाने के हवाले से नुकात उठाएंगे। मेहमानों का तारुफ कराने से कबल हम ज़रूर आपको बताते चले कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर जौहर टाउन में, जहाँ धमाके की वजह से एक दहशतगर्दी की कार्रवाई की वजह से 3 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जो जख्मी हुए उनके लिए दुआए सेहत। आईजी पंजाब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था मीडिया से और उन्होंने कहा कि टारगेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, पुलिस थी और इस हवाले से एक पुलिस एहलकार भी इन जाँ बहक शोधा की में शामिल है। उनकी फैमिली के साथ भी इज़हार ताज़ियत। यकीनन ये लाहौर जो हमारा एक अर्बन सेंटर है, वहाँ इस तरह का वाक़या होना, अब जो CTD है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो इसकी तहकीकात कर रहा है। इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, इस पर भी ज़रूर हम आने वाले दिनों पर बात करेंगे, लेकिन चूँकि एक खबर थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। जो हम गुफ्तगू करेंगे इकोनॉमी के हवाले से, हमें अभी ज्वाइन किया है लाइव डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने। माहिर मईशत हैं, पाकिस्तान में इन्होंने सर्व किया है, पढ़ाते भी हैं और इकोनॉमिक्स को इनसाइड आउट समझते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इकोनॉमी जाहिर बात है इसका और सियासत का बड़ा आपस में तालमेल है और अब हम जैसे मैंने कहा बजट डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, बजट तजावीज़ हैं और आइंदा माली साल के लिए बताया जा रहा है कि हमने टारगेट्स एक्सपोर्ट्स के लिए रखे हैं, ग्रोथ के लिए रखे हैं, 5 से ज्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए 5,000 अरब से ज्यादा 5,829 अरब रखे। मैं आपसे सबसे पहले तो इंप्रेशन चाहूंगा, इस बजट को आप किस तरह देखते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, और आप समझते हैं कि इससे जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है वो ट्रांसफर हो सकेगी माइक्रो लेवल पर? डॉक्टर इशफाक साहब। देखिए, बजट के दो पार्ट होते हैं जी। एक होता है बजट की फिलॉसफी कि हम क्या चाहते हैं जी। और जब बजट की फिलॉसफी डिफाइन हो जाए तो उसके लिए हमने क्या मेजर्स लिए हैं। ठीक। तो पहले फिलॉसफी बजट के ये है कि ये बजट IMF के डिक्टेशन से हट के बनाया गया है। ठीक। इससे पहले इस हुकूमत ने 3 बजट पेश किया था तो वो IMF के डिक्टेशन के मुताबिक बना था, जिसको हम स्टेबलाइजेशन बजट कह सकते हैं, जिसमें यह है कि वो एंटी ग्रोथ बजट था। ये बजट जो है IMF के मैंडेट से या सॉरी उनके डिक्टेट से हट के बनाया गया है और ग्रोथ की तरफ हुकूमत का जोर है और इसलिए ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। अब ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है तो उसके लिए क्या किया गया है इसमें आपने देखा कि छोटी बड़ी दरमियानी दर्जे की सनत है, इन सबों को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे मुराद दिए गए हैं, इकदाम किए गए हैं। ज़राअत को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मुराद दिए गए हैं और उसमें पॉलिसीज ली गई हैं। जी। साथ साथ जो गरीब तबका है उसको प्रोटेक्शन के लिए एहसास प्रोग्राम के जरिए से उनका भी हाथ थामा गया है। ठीक। तो बेसिकली ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जिसमें इंडस्ट्रीज को मुराद दी गई हैं। इंडस्ट्रीज से मुराद ये है कि छोटी बड़ी दरमियानी सारी ज़राअत में दी गई हैं। इसको पॉवर्टी को दूर करने के लिए और गरीबों को हाथ थामने के लिए एहसास प्रोग्राम के जरिए से भी उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी उसमें पैसे रखे गए हैं। तो ये एक एंगल है, डायरेक्शन 100% सही है। अब मैं आता हूं नंबर पे, बजट के नंबर, ये रेवेन्यू का टारगेट होगा, ये खसारे का टारगेट होगा, ये फला, ये इंतहाई फ्लूइड नंबर है। अच्छा। ये नंबर इंतहाई फ्लूइड है, बल्कि मेरे नजदीक जो बजट शौकत तरीन साहब ने पार्लियामेंट में पेश किया था 11 जून को, वो बजट खत्म हो गया है।
उस बजट ने नए माली साल की शक्ल ही नहीं देखी है और वो बिन खेले मुरझा गया है। अब आप पूछेंगे क्यों मैं ये कह रहा हूं जी। उसकी वजह है कि इस बजट में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका खसारा जो था वो 7.3% ऑफ जीडीपी था। ठीक है। तो ओवरऑल खसारे के लिए उन्होंने कहा था कि ये 1% से ज्यादा 1.05% जो है ऑफ जीडीपी ये सूबे सरप्लस देंगे, सरप्लस जी। तो फिर खसारा कम होकर 6.3 हो जाएगा। जब पंजाब का बजट आया तो पता चला कि पंजाब ने अच्छा जो सरप्लस अमाउंट रखा गया है वो 570 बिलियन का है। ठीक। पंजाब ने 125 बिलियन सरप्लस दिया। दूसरी तरफ सिंध ने कुछ 25 बिलियन 26 बिलियन जो है वो डेफिसिट बजट दिया। बलूचिस्तान ने 83 बिलियन डेफिसिट बजट दिया। अच्छा। तो आप देख लें कि जहां 570 और केपीके ने बैलेंस बजट दिया तो वो 570 बिलियन तो गायब हो गया। ठीक है। तो डे वन से जो बजट का खसारा जो है वो और होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट बजट का खसारा 6.3 के बजाय 7.3 हो गया है और इसकी वजह से इसके तमाम जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो सब बदल गई है। ये अहम नुकता आपने उठाया। तो ये बात जो है ये सिर्फ इस बजट के साथ नहीं है। जब से एनएफसी अवार्ड 7वां एनएफसी अवार्ड लागू हुआ है 2010 से उस वक्त से आज तक किसी भी बजट ने अपने नए फिस्कल ईयर की शक्ल नहीं देखी है, वो बिन खिले मुरझा जाता है। ओके। तो प्रॉब्लम जो है हमारे एनएफसी अवार्ड में है जिसकी तरफ बहुत जरूरी है इस मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कि उस एनएफसी अवार्ड को दोबारा रिव्यू किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक लास्ट सवाल आपसे ये है, ये तो आपने बड़ी अहम अपने बजट की फिलॉसफी बताई, एनएफसी अवार्ड और बजट खसारे के हवाले से बताया और नंबर्स आपने कहा फ्लूइड है। एक और आपसे सवाल मैं जरूर करूंगा, इसमें ये भी फिलॉसफी रखी गई जो शौकत तरीन साहब ने हमें कहा कि इसमें जो टारगेट है वो एक आम आदमी है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एक आम आदमी की अपलिफ्ट के लिए हो। एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है आपकी राय में, इख्तिसार से बताइएगा। ऐसी बातें होती हैं, हर जो सियासी जमात होगी यही आम आदमी कहेगा। जब मैं भी हुकूमत में था तो मैं भी यही कहता था आम आदमी। अच्छा। तो मुझे बड़ी फिक्र होती थी कि हु इज आम आदमी। यस। ठीक है ना, हु इज, हम किसको कहते हैं आम आदमी। तो मुझे एक वो आया ईमेल एक किसी साहब का, क्योंकि मैं तर्जुमान भी था ना। जी जी जी। तो वो साहब ने मुझे ईमेल किया कि देखें कोक की बोतल जो है ना वो 40 रुपए थी, अब वो बढ़ के 45 रुपए हो गई है। तो ये एक आम आदमी के लिए वो बहुत जुल्म हुआ है। यानी कोक पीने वाला भी जो है वो एक आम आदमी था। इसके अलावा एक साहब थे, उन्होंने कहा कि देखें ये 800 सीसी की गाड़ियां जो हैं इसको आप इसकी ड्यूटी कम करें, आप लोगों ने बढ़ाया है ड्यूटी को, तो एक आम आदमी जो है ये गाड़ी नहीं ले सकता। उसके नजदीक 800 सीसी गाड़ी जो है रखने वाला वो भी आम आदमी है। तो मैं आज तक समझ ही नहीं सका हु इज आम आदमी। खत्ते गुर्बत से जो नीचे रहते हैं आप उनको नहीं शामिल करते इस पे? यार 800 सीसी वाला आदमी जो है गाड़ी वो खत्ते गुर्बत के नीचे में रह रहा है। वो नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बोतल जो पी रहा है बड़ा वाला 1 लीटर से 1.5 लीटर वाला, वो क्या खत्ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं वो लोग। ठीक। तो इस मुल्क में ये एक स्लैंग सा इस्तेमाल होता है आम आदमी, किसी को नहीं, कोई डिफाइन नहीं कर सका आज तक मुझे हु इज आम आदमी। ठीक है, आपकी राय में कौन होता है वैसे, मुझे अगर आप जल्दी से बता दें आपकी राय में आम आदमी कौन है? देखिए आम आदमी वही है जो सतह गुर्बत से नीचे रहता है। तो उस बेचारे को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। ठीक है। उसको कौन सी कोक और 800 सीसी की गाड़ियों का उसको फिक्र लगा हुआ होता है। ठीक है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज में जैन कुरैशी साहब ने, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीटीआई के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस है। आपका बहुत शुक्रिया जैन साहब कि आपने हमें स्टूडियोज़ के लिए वक्त निकाला। और मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन, आपके इल्म है माहिर मईशत है। मुजम्मिल असलम साहब आपको भी वेलकम करते हैं। मैंने जैन भाई आपने कुछ गुफ्तगू सुनी ली होगी डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब की, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने कहा जो बजट की फ़िलॉसफी है वो तो ज़बरदस्त है, ग्रोथ ओरिएंटेड है और IMF की जो
डिक्टेशन उससे हट के है, लेकिन उन्होंने कहा फिगर्स बड़ी फ्लूइड हो जाएंगी। आपने सुन लिया होगा बजटरी खसारा, उनका जो सूबों का बजट आया है उनके नंबर से तो आपका जो बजटरी डेफिसिट है वो तो बढ़ गया है, वो तो 7.3 बता रहे थे। तो ये उनका कि बजट जो आइंदा माली साल का अभी तो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उनके तजर्बे की रोशनी में फिगर्स जो हैं वो गैर मुस्तहकम है, फ्लूइड है, उनको फिर अचीव करना, फिर उनके लिए रेवेन्यूज का कलेक्ट करना वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में बुलाया। ताखीर से आया, असेंबली से सीधा आ रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब की पूरी बात नहीं सुन सका, लेकिन आखिरी उनकी बात मैंने सुनी। उसमें उन्होंने आम आदमी का जिक्र किया और उन्होंने जो है NFC अवार्ड का जिक्र किया। इस पे बात करने से पहले मैं 2 मिनट ज़रा वो जो आपने पहली बात की थी कि जो इस बजट का इथोस है या जो सोच है इस बजट के पीछे, उस पर ज़रा 1 मिनट बात करना चाहूँगा। बल्कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे उनकी बात से मैं ही एक बात निकलती है कि 10 दिन से इस ऐवान में तकारीर हो रही हैं, बजट पे डिबेट हो रही है। जो फाजिल मेंबर उठता है वो कहता है कि जी अगर हुकूमती बेंच से उठता है तो वो कहता है जी हमारा बड़ा अवाम दोस्त बजट था, और जो अपोजिशन से उठता है वो कहता है जी हमारा बड़ा अवाम दोस्त बजट था, इनका बड़ा अवाम दुश्मन बजट है। तो वही वाली बात कि अवाम दोस्त बजट क्या होता है और आम आदमी की क्या डेफिनेशन है, इस चीज को अगर हम बुनियाद में ही तय कर लें तो मेरे ख्याल से आगे हमें बड़ा फायदा होगा। मेरे नजदीक डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया, मेरे नजदीक पाकिस्तान में आम आदमी वो है, पाकिस्तान में एक छोटा सा सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज क्लास जी, उससे हट के बाकी जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं वो आम आदमी है, जिसकी जो मिडिल क्लास है, जिसको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बल्कि हमने अगर आप मैंने अपनी बजट तहरीर में भी आज बात की, अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो जो हम जिसको हम बिल्कुल बुनियादी तौर पे आम आदमी कहते हैं वो पाकिस्तान का वो 40 से 50 लाख घराना है जो बिल्कुल लोएस्ट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में है। और अगर आप इस बजट को देखें, बल्कि जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजीर खजाना बन के, तो उन्होंने भी कहा कि हम एक बॉटम अप अप्रोच लेना चाहते हैं, हम इस पिरामिड को रिवर्स करना चाहते हैं और हम उस 40 से 50 लाख घराने को जो कि तकरीबन 45% आबादी बनती है पाकिस्तान की, जिसमें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास किसी हद तक कवर होती है, उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और ग्रोथ बजट, एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ बजट की बात की गई। तो हमने पहले दिन कहा था, हमाद अजहर साहब की आप पहली तकरीर उठा के देख लें, जिस किस्म की हमें मईशत मिली थी, अगर मैं वो राग अलापने लगूंगा तो आपका पूरा प्रोग्राम इसमें चला जाएगा। लेकिन पहले 2 बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सस्टेनेबिलिटी के बजट थे, हमें इस मईशत को मुस्तहकम करना था, स्टेबलाइज करना था, और ये पहला हमने अपना तीसरा बजट जो है अपना पहला ग्रोथ बजट दिया है, और उसके अंदर भी 3.94% की ग्रोथ दी है, जहां बाकी मुमालिक में कोरोना आपके सामने है, पैंडेमिक में क्या हुआ आपके सामने है, जहां बाकी मुमालिक में नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। अमेरिका में -4% ग्रोथ है, यूरोपियन मुमालिक में -8% ग्रोथ है, इंडिया आपका हमसाया मुल्क है -7.3% ग्रोथ है। तो इस माहौल के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर पाकिस्तान का 3.94% ग्रोथ अचीव करना एक बहुत बड़ा मार्का है, और वर्ल्ड बैंक और IMF और जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे वो उनके वहमो गुमान में नहीं था कि हम इस किस्म की ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं मुजम्मिल साहब को भी वेलकम करता हूं। मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मैं मुजम्मिल साहब आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर जैन साहब से पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसमें एक अच्छे फिगर्स आए हैं। मुजम्मिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आज ये मौजू बड़ा जेर बहस है मीडिया में, हुकूमत ने कल फैसला किया सकूक बॉन्ड्स के इजरा का, और उस पर कहा कोलेट्रल भी रखा जाएगा। जाहिर बात है वो उस पर जो बरूकार लाए जा सकते हैं असासे, उसमें जो मीडिया में आ रही है बातें, आज मरियम नवाज साहबा भी कह रही थी कि जी उसमें इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, उनको गिरवी रखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा इससे क्या हासिल होगा, ये तो मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या फिलॉसफी होती है जब इस तरह के बॉन्ड्स को हम उसका इजरा करते, जारी करते डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, उसमें ये कोलेट्रल रखा जाता है, इज इट गुड इकोनॉमिक्स, ये अच्छी चीज होती है? देखिए, पहले बात तो ये कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ताकि वो आपके व्यूअर्स को भी समझ आ जाए और आप लोगों को भी समझ आ जाए। देखिए, अगर किसी की शादी होती है और शादी के बाद उसकी औलाद होती है, और अगर किसी की शादी ना हो और उसकी शादी के बगैर उसकी औलाद हो, तो वो 2 औलाद में फर्क होता है ना, एक हलाल की औलाद कहते हैं, एक हराम की औलाद कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। जी जी, ठीक है। इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है या कोई भी दुनिया की हुकूमत है, वो हर रोजाना की बुनियाद पे जो है कर्जा लेती है।
ठीक। अब कर्जे दो तरीके के होते हैं, एक इस्लामिक फाइनेंस है और एक है नॉन इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है। ठीक। पाकिस्तान जैसे मुमालिक जो है और आपके जो जैन कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं, इमरान खान भी कहते हैं कि हमने मदीना की रियासत बनानी है। अब हुकूमतें जो है वो चाहे अमेरिका जैसी मजबूत अमीर हुकूमत हो या जापान जैसी हुकूमत हो, हर हुकूमत जैसे मैंने कहा रोजाना कर्जा लेती है, ठीक है। अगर ये कर्जा जो है हम इस्लामिक कर्जा ले लेंगे तो अल्लाह की नाराजगी से भी बचेंगे। तो दुनिया में इस्लामिक फाइनेंसिंग दो तरीके से, एक दो लोगों की जरूरत होती है, एक जिसको कर्जा चाहिए होता है और एक जो कर्जा देना चाहता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इजाफी पैसा होता है, वो कहते हैं यार मैं सूद नहीं खाना चाहता लेकिन मैं हलाल आमदनी खाना चाहता हूँ। तो सुकूक बॉन्ड ऐसी चीज है जिसको अगर हलाल कर्जा लेना है, सूद से बचना है, तो वो सुकूक करता है। और अगर किसी ने हलाल का सूद नहीं खाना और हलाल की कमाई खानी है तो वो उसमें पैसा देता है। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है आम बॉन्ड में और इसमें? आम बॉन्ड में फर्क ये होता है कि आपने अगर 10 लाख रुपए लिए तो फौरन आपने सूद उस पर लगा देते हैं कि जितना सूद देना है आपने। इसमें क्या है कि वो सूद का अल्फाज इस्तेमाल ना हो तो उसमें कोई चीज असासा डाल दिया जाता है, और ताकि वो जो इस तरह कहा जाए कि ये जो असासा है, बजाय जिसने आपको कर्जा दिए वो उस पर आपसे सूद ले रहा है, उस असासे पे किराया ले रहा है। और उसी दिन पहले दिन एग्रीमेंट हो जाता है उसका, जिस दिन आप कर्जा लेते हैं, कि ये अब असासा जो है आपने उसको दे दिया और जब तक आप उसका कर्जा नहीं उतारेंगे तो आप सूद नहीं उसको किराया देते रहेंगे, और जिस दिन उसका कर्जा उतार देंगे तो आपका असासा आपको वापस हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा होता कि वो असासा जब्त कर लेंगे। अब आ जाए ये सुकूक बॉन्ड। सुकूक बॉन्ड ये कोई पहली दफा नहीं हो रहे। मुझे हंसी आती है ये ऑपोजिशन के लोगों पे, हंसी आती है मुझे मीडिया के लोगों पे। मुशर्रफ साहब ने शौकत अजीज के दौर में पहली दफा ये हुआ था, 2006 इसाक दास साहब ने 2 दफा किया है। इसके अलावा मकामी सुकूक हर 3 महीने में हो रहे होते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं। और आज असेंबली में जिस शख्स के मुंह से मैंने सुना उनका नाम था ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब की तो आज जमानत हुई है, ख्वाजा साद होंगे। नहीं, ख्वाजा आसिफ थे जो सर, उनकी आज जमानत हुई है, वो तो जेल में असेंबली में सेशन में थे वो आज। नहीं थे सेशन में, मैंने नहीं देखा। ख्वाजा साद साहब, यू आर मिस्टेकिंग इट विद ख्वाजा साद साहब, वो लाहौर वाले। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये जो है बात की। और फिर उसके बाद मरियम नवाज बेचारी को ये नहीं पता कि इसाक डार साहब ने 2015-16 में और 2017 के आखिर में मिफ्ता इस्माइल इसी तरह करके गए थे और जिना टर्मिनल और मोटरवे को दिया था। तो इसमें कोई शर्म की ये नहीं, बल्कि अच्छा, इसमें मुजम्मिल एक कैच है ना, ये आपने जो बात की आपने बहुत अच्छा किया, लोगों को बड़े सादा अल्फाज में समझाया। लेकिन मैं जैन कुरैशी साहब, असल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब मौजूदा वज़ीर आज़म अपोजिशन में थे और जब ये बता रहे हैं मुजम्मिल साहब इसाक डार साहब ने किया था, तो उनकी वो तकरीर आज प्राइवेट मीडिया चला रहे थे कि वो कहते थे कि ये गलत है, आप अपने कौमी असासे को गिरवी नहीं रखना चाहिए आपको। तो वो फिलॉसफी की बात है, एक्चुअली वो बयानात आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए अपोजिशन शायद तनकीद कर रही है। अनवर भाई, मैं मुजम्मिल भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, और उन्होंने बहुत ही अच्छे सादे अल्फाज में बात समझाई है, नहीं तो बहुत टेक्निकल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा ऊपर टेक्निकली वो गिरवी रखा ही नहीं गया, जिसको हम कहते हैं ना कि एक स्पेशल इकोनॉमिक व्हीकल बनाई जाती है जिसके तहत वो दिया जाता है। अच्छा, दूसरी मजेदार बात, आप तो हमारी बात कर रहे हैं, मलेशिया के अंदर 30 से 40% जो वो अपना रेस करते हैं कैपिटल, वो सकूक बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी, हालांकि इस्लामिक मुल्क नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम भी सकूक बॉन्ड्स का इस्तेमाल करता है। और जैसे मुजम्मिल साहब ने बहुत खूबसूरती से समझाया, बेसिकली सूद का या इंटरेस्ट पेमेंट का लफ्ज निकालने के लिए या उसको शरिया कंप्लायंट करने के लिए हम उसको लीज कर देते हैं और उसकी रेंट की मद में उसको अदा करते हैं। तो उसमें किसी भी किस्म का अपना असासा, मोटरवे हो गया, कराची एयरपोर्ट हो गया, या जो भी सकूक बॉन्ड के तहत आपने अपने असासे रखे, वो किसी किस्म के खतरे में नहीं है। खतरे में नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहा था चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट करते जब अपोजिशन में तो ये कर रहे थे। एक और इशू आते हैं, चूंकि इसमें अपोजिशन नहीं है तो लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। वो कहते हैं इस कर्जा लेके आप लोग क्या करेंगे, और एक क्रिटिसिज्म हमारा है कि आप लोगों ने 15,000 अरब रुपए कर्जा लिया, आप पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए फाइनेंस है, अगर ये फिगर गलत है तो तस्दीक कीजिएगा, आपने 3 साल में इसका किया क्या? वो कहते हैं हमारे पास तो इतनी मोटरवेज बन गई, हमने तो इतनी ज्यादा सी पैक के मंसूबे ले, आप लोग कोई कर्जे से क्या कर रहे हैं?
देखें फिर और इन बॉन्ड्स के अनार पैसों भाई, से क्या फिर मैं करेंगे? पिछली बात पे जाता हूँ, कहते हैं पिछली बात पे ना जाया करें। पिछले नहीं, अपने 3 साल में बताएं। हमारे 3 साल में भी तो पहले 2 साल हमने इस मईशत को, जहां पे 19 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जहां पे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीटेड थे, जहां पर सेक्युलर डेट का अंबार हमारे पर लगा हुआ था, मईशत हमारी डूबी पड़ी थी, उसको स्टेबलाइज किया ना। अब वो किसी जादू की छड़ी से तो नहीं हुआ, वो इसी फाइनेंसिंग के थ्रू हुआ है। हमारे पे आप अक्सर तनकीद करते हैं कि जी इमरान खान साहब कहा करते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने हालात ही ऐसे हमारे लिए कर दिए कि अगर हम IMF प्रोग्राम में ना जाते आज मुल्क में दिवालिया हो जाता। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी आप दूसरी बात आप मैं कह रहा ये जो कर्जा लिया, आप बताएं आपने 3 साल में क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया है? आज भी मरियम भी कह रही थी और मैं चैनल्स पे सुन रहा था, ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि हमने तो 10,000 अरब रुपए लिया। मोटरवेज की आपने बात, मोटरवेज बनाई, मैं उसी का जवाब देता हूं। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, नैरेटिव आप जो मर्जी बना लें कि जी मोटरवे मुस्लिम लीग नून ने बनाया, मोटरवे मुस्लिम, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि 2000 कुछ किलोमीटर, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं है, मोटरवे के मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हैं और 6000 से ज्यादा किलोमीटर हमारे दौर में मोटरवेज बन रहे हैं। फिलॉसफी तो इसमें मुख्तलिफ थी ना। खान साहब तो कहते हैं सड़क के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम को अगर आप डेवलप करें, मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। मोटरवेज बनते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, कॉस्ट डूइंग बिजनेस कम होती है और मुल्क में मईशत का पहिया चलता है। तो हमने तो अगर ये कहना कि उन्होंने मोटरवे बनाए थे, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हमने ज्यादा मोटरवे बनाए हैं। अच्छा, ये मुझे बताया कि फिर मैं मुजम्मिल को जाऊंगा। आज शायद हकाना भाई साहब कहते हैं कि इस पूरे बजट में, मैंने बहुत बजट पढ़े हैं, उनका मुझे इसमें गरीब के लिए क्या किया गया वो नहीं पता। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा था, आप चूंकि पार्लियामेंट सेक्रेटरी बड़े खजाना, आटे वाले कह रहे हैं कि जी हम पे टैक्स लगी, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, ऑयल टैंकर वाले जा रहे हैं, आज स्टील वालों का इश्तिहार था, तो आप लोग तो कहते कि ये सबकी इनपुट है, सब विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, तो ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एक बुनियादी चीज है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई डायरेक्ट टैक्स नया, इनडायरेक्ट लगाए गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगते रहते हैं और वो पहले भी लगे हैं, कोई हुकूमत में पहली दफा नहीं लग रहा। दूसरी बात हमने 226% का इजाफा किया है सब्सिडीज के अंदर जो हमने दी है उस गरीब को या आम आदमी को, गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, उस आम आदमी को रिलीफ देने के लिए 226% इंक्रीज है सब्सिडीज के अंदर। मैं आपको उसके एग्जैक्ट फिगर्स भी, मैं आपको उसका एग्जैक्ट फिगर भी अभी 1 मिनट में दे दूंगा। 680 अरब रुपए। मुजम्मिल साहब ने पूरा बजट याद किया है, जबरदस्त मेमोरी है। मुजम्मिल साहब का हाफिजा मेरे से बेहतर है, फोटो मेमोरी है। हाँ एग्जैक्टली। और वो बेसिकली सब्सिडी, उसका बेशतर हिस्सा जो है बिजली की मद में जा रहा है, बिजली के बिल्स की मद में जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स में जा रहा है, गैस के बिल्स में जा रहा है और उस आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने में जा रहा है या उसके लिए रिलीफ पैदा करने में जा रहा है। ठीक है, 680। मुजम्मिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जैसे मैंने उठाया जैन साहब के सामने, मैं अक्सर इश्तिहारात अखबारात में आते हैं, आज स्टील मिल एसोसिएशन इश्तिहार दिया होता है, हमें FED रिजीम से क्यों निकाला, वापस लाया जाए। फिर मैं देख रहा था वो आटा एसोसिएशन जो है वो कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे और चोकर पे 17% टैक्स क्यों लग गया और से आटा हम 5 रुपए महंगा कर देंगे, अब अगर ना किया तो हम नहीं बेचेंगे। तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं और ये स्टील, हम तो कह रहे हैं हम तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उनकी जानिब से जो इतराजात उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, इसको कैसे इंगेज किया जाए? देखिए, बिजनेस का काम है शोर मचाना और बिजनेस का काम है शोर मचा के जितना फायदा है उठा लें। अच्छा। देखिए, पिछले 3 सालों में सारी जितनी स्टील मिलें इन्होंने डबल की अपनी एक्सपेंशन करके। अगर इस मुल्क में काम नहीं था तो इन्होंने डबल फैक्ट्रियां क्यों कर ली, ठीक है ना, पहली बात। फिर ये वफाकी हुकूमत का इस साल जो है 900 अरब रुपए का तरक्याती अखराजात का वो है, और ये तरक्याती अखराजात वो वाले डमी नहीं है, ये डैम बना रहे हैं, ठीक है। और सूबों का जो है 1000 अरब रुपए जो है वो है तरक्याती अखराजात। तो ये 2000 अरब की जब डेवलपमेंट होगी तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी। अगर टैक्स FED उन्होंने कौन सा जेब से देना है, आगे पास ऑन होता है, कंज्यूमर को लगता है हुकूमत भी ये सरिया खरीदेगी, स्टील खरीदेगी, तो ये तो आप बात छोड़ दें। मैं एक सवाल पे आना चाहता हूँ जो आपने जैन साहब से बोला था कि शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए इस बजट में किया, उन्होंने बड़े बजट पढ़े जी। अच्छा, मैं इन साहब से तो जितना डिसअपॉइंट हो सकता हूँ ना, मैं जिंदगी में पहले अच्छा तो समझता था, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊंगा तो उनके जैसा वैसे मिलती है। हाँ, इन्होंने एक बात बोली थी पिछले दिनों कि हमने इतनी अच्छी मईशत छोड़ी थी, हाँ। और हमने सिर्फ करंट अकाउंट और बजट खसारा सिर्फ ऊपर था, बाकी तो सब कुछ सही था। अब आप बताओ, करंट अकाउंट अगर आपका दिल हो और जो है बजट खसारा आपका अगर फेफड़े हो, अगर ये पूरे जिस्म में 2
आपकी चीजें खराब हो तो आपके उस वजूद का क्या फायदा, मुझे एक ठीक बात कह रहे बताएं। ठीक है, ये इन्होंने बात की थी। अब आप आ जाए, आपने कहा कि आम आदमी के लिए क्या है, जैन भाई भूल गए बताना कि इस बजट में तकरीबन 246 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम में। एहसास प्रोग्राम के जो खालिक थे वो थे आपके पीपल्स पार्टी। जब वो 2013 में गए तो 70 अरब रुपए थे इस प्रोग्राम में, और जब मुस्लिम लीग नून वाले 2018 में गए तो 120 अरब रुपए थे। और इस बजट में 246, बल्कि वो मेरी फारूक हबीब से बात हो रही थी, कह रहे थे 15 अरब एक और चीज भी है, 260 260। अरब रुपए या 260 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम में मुजम्मिल असलम को या जैद कुरैशी को या और लोगों को नहीं मिल रहे। ये 10, 15, 20 और बल्कि 150 रुपए तक से शुरू होती है कहानी। नंबर एक। नंबर दो, अब आप ये देखें कि हम लोग गलत बहस करते हैं वफाकी बजट। असल बजट होता है सूबाई बजट। इस साल 3,500 अरब रुपए सूबों को वफाक ट्रांसफर करेगा, पिछले साल से लगभग 650 अरब रुपए फालतू पिछले साल से। अब इस 650 अरब रुपए से आप इस्तेमाल देखें सिंध हुकूमत क्या कर रही है। सिंध हुकूमत को 129 अरब रुपए फालतू मिले, 158 अरब रुपए अभी फालतू मिलेंगे पिछले साल के मुकाबले में। उस 198 अरब में से 93 अरब 93 बिलियन वो अपने ही एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन में बांट दिया उन्होंने। यानी 60% जो इजाफी बजट मिल रहा है उनको वो अपने ही तनख्वाह में बांट दिया उन्होंने पकड़ के। और जो पंजाब हुकूमत है उनको 330 अरब रुपए मिल रहे हैं, उन्होंने 68 अरब रुपए बांटा है, जो 20% बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो 1900, बार बार कहते हैं मैं 1986 से एमएनए हूं, अभी तक इन लोगों को ये जो नुक्ते हैं बात करने की, उनको यही नहीं पता लगा। 18वीं तरमीम भी अपने हाथ से करके चले गए। अभी आप, मैं डॉक्टर शवाक को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 18वीं तरमीम में कितने फ्लॉज हैं, और इतना पैसा सूबों को मिलने के बावजूद वो खसारे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको एक मुबारकबाद दूंगा इस हुकूमत को। बार बार कहते हैं ये बुज़दार अनाड़ी है, बुज़दार साहब ऐसे, बुज़दार साहब ने इस साल सिंध से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया, और इस साल उन्होंने तो जो खत्म हो रहा है तरक्याती अखराजात 335 अरब रुपए की जगह 375 अरब। आपको पता है सिंध के 155 अरब का तरक्याती बजट था, उन्होंने 100 अरब खर्च किया सिर्फ। लेकिन वो फिर कहते हैं, मैं आपको मुजम्मिल आपकी बात काट रहा हूँ, जैद साहब से पूछूंगा मुजम्मिल साहब की बात में जरा एक बात वो फिर ये कहते हैं, मेरे एक शो में नासिर हुसैन शाह साहब, तो उनका जी बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर होता है कि 2008 से हमारी 13 में सीटें ज्यादा, 13 से 18 में। ये बैरोमीटर नहीं होता, ये तरक्की का बैरोमीटर नहीं होता, बल्कि मैं मुजम्मिल भाई की बात, आवाम के एतमाद का, पहली बात तो आपको फिगर दे दूं, 209 अरब था और वो बढ़ा के 682 अरब कर दिया सब्सिडी का, जो 226% बढ़ता है। उसके साथ साथ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले और बिलखसूस पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है अहलियत की बहुत बात करते हैं कि कौन अहल है कौन ना अहल है, और ये एनएफसी अवार्ड की भी बात की, मैं उसमें नहीं जाता, बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात, जो अपना एनएफसी का हिस्सा सिंध को मिलता है, जिसको ये अपना एडीबी बुलाते हैं, इस साल एनुअल डेवलपमेंट बजट की सिंध की यूटिलाइजेशन सिर्फ 40%। और पंजाब की कितनी थी? पंजाब की 120%। 120%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंध को 100 रुपया मिल रहा है तो सिंध उसमें सिर्फ 40 रुपए खर्च कर रहा है, 60 रुपए को वो खर्च ही नहीं पा रहा। 64 अरब उन्होंने खर्चा है और 2000 कुछ अरब उनका वो बनता है। तो अहलियत और ना अहलियत का तो जवाब यही मिल जाता है, ये बैरोमीटर है। मैं आपके अपना पॉइंट खत्म कर लूं। आप कहते हैं कि जी सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, तो जो हिस्सा सिंध को मिल रहा है आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। 40, आप मुझे 70, 80, 85% कहते हैं, मैं कहता चलो 10-12% चूक गए, 40% तो बिलो इतना नीचे। चूंकि आप पंजाब की भी बात की मुजम्मिल ने, कल हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे जो कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री के चेयरमैन है, वो बड़ा गिला कर रहे थे कि हमारे यहाँ कॉटन की, चूंकि आप साउथ पंजाब से भी, कॉटन की जो पैदावार उसमें बहुत ज्यादा कमी वाकया हुई है। पंजाब में बता रहे थे 60 मिलियन कितना एकड़ जो है वो थोड़ा वो आधा हो गया है। उसके लिए आप सर क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप 4 क्रॉप्स की तो बात करते हैं, कॉटन भी तो हमारी टेक्सटाइल की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, हम कॉटन बेल्ट से बिलोंग करते हैं। मैंने आज अपने बजट तकरीर में भी इसकी बात की है। पिछले 10 सालों में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है। हम 15 मिलियन बेल से तकरीबन 5.5 मिलियन बेल पे आ गए हैं। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली उसकी बुनियादी वजह यह है कि साबका अदवार के अंदर
ज़राअत के शोबे को निगलेक्ट किया गया है। आप देख लें उठाकर पिछले बजट, वो शायद खाकान आबादी जैसे मुजम्मिल भाई कह रहे थे उनको बड़ा शौक है बजट्स पढ़ने का, बड़े बजट पढ़े हैं, जरा मुझे वो पिछली अपनी 3 हुकूमतों के बजट्स में बताया उन्होंने ज़राअत के लिए किया क्या है। अब आपका ठीक है, तीसरा बजट है तो लोग तो अब आपसे तो पूछेंगे। हम कर रहे हैं ना, मैं आपको उसका जवाब हाँ। देता हूँ। दूसरी उसमें जो एक बुनियादी वजह है वो ये है कि कॉटन सीड के अंदर कोई रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुई। इस बजट में कुछ है? मैं उसका जवाब हाँ। दे रहा हूं, बिल्कुल है जी। और जब तक आप नए सीड का इजरा नहीं करेंगे, नई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कॉटन की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे पर एकड़, उसकी यील्ड नहीं बढ़ाएंगे, वो फीजिबल क्रॉप नहीं रहेगा। हमने क्या किया है, मेरे हलके के अंदर मुल्तान के अंदर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है जो कि बदकिस्मती से खंडर बन चुका है क्योंकि उसको कभी वो फंडिंग नहीं दी गई, पैसा नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जो सीपेक के मंसूबों में 13 हमारी रिसर्च फैसिलिटीज हैं जिनको हमने रिवैम्प करना है या रिवाइटलाइज करना है, उसमें सहरे फहरिस्त नंबर 1 पे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का है। इंशाल्लाह हम चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी वहां पे तशरीफ ला रहे हैं, उनको उसका विजिट भी कराएंगे। जब वहां पे R&D होगी, जब वहां पे रिसर्च होगी, तब जाकर, जब पाकिस्तान में नया बीज बनेगा, तब जाकर हमारी कॉटन क्रॉप भी रिवाइव करेगी और उस रिवाइवल ऑफ कॉटन क्रॉप से इंशाल्लाह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी रिवाइव करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस हमारे साथ थे, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब भी थे। बिकॉज ये ऑनगोइंग डिबेट है जो कि हम करते रहेंगे जब तक से बजट अप्रूव नहीं होता। एक वक्फा वक्फे बाद दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में क़ारीन को आगाह रखना है ताकि क़ारीन करे हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर अदारत जुड़वा शहरों से शाये होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच रवां बरस अपनी कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच इस सिलसिले में तबादुर के साथ कामयाबी के इन 10 सालों के हवाले से खुसूसी अशातों का भी एहतमाम कर रहा है, जिसमें खुसूसी मज़ामीन, इंटरव्यूज़ और फीचर्स शामिल हैं। आज ही अपने हॉकर से रोजनामा मेट्रो वॉच की कॉपी बुक करवाएं और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शाहिद रजा रांझा साहब ने। आप पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के चेयरमैन हैं और आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समुद्र भर पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे। रेड जोन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने मुजाहरा भी किया और इनका मुतालबा ये है कि इनको इलेक्शंस में वोट का हक मिलना चाहिए। ज़रा इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर ये आए हैं, इनका तरीक़ाकार क्या होगा, किन किन से जाकर मिलेंगे, कैसे राय आमा को हमवार करेंगे, क्योंकि एक डिवाइसिव ओपिनियन है। हुकूमत चाहती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा और इंतखाबी इस्लाहात में वो चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए। कैसे हो सकता है? कल हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ एतराज़ात उठाए थे, वो भी इनके सामने रखेंगे और साथ में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको ये क्या इंगेज करने का इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है। बहुत शुक्रिया रांझा साहब कि आपने PTV के प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा कितने अरसे से आप अमेरिका में मुकीम हैं, समुद्र पर पाकिस्तानी बिलाशुबा हमारे लिए असासा हैं, 27 अरब डॉलर तरसीलात ज़र में आए हैं और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी इलेक्शंस में हिस्सा लें या वोट डालें, दोनों बातों का जवाब दीजिए। बहुत मेहरबानी जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो सवालात किए ताकि जो आपके नाज़रीन हैं वो ये समझ सकें कि पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम जो है वो क्यों चाहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। ठीक, असल में बात ये थी कि इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वफा का हक अदा कर दिया। उन्होंने बिल कौमी असम्बली में लाए, कौमी असम्बली से बिल पास करवाया और सेनेट में बिल मूव हो रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कराना होता है। लेकिन इस दौरान चंद एक सियासी बोनों ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि जिससे हमें महसूस होने लगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर जो कदगन लगाई गई है
इलेक्शन में हिस्सा लेने की, यानी वोट देने और लेने दोनों की मैं बात अच्छा, कर रहा दोनों हूं। की बात करें। अच्छा, जो कदगन लगाई गई है इनसे इनको बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से आज हमने मुजाहरा किया। अच्छा, मुजाहरे का पर्पज़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को ये बताएं कि अगर बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो जाता है तो आप फ़ौरन अमल दरामद यकीनी बनाएं, जिससे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हमने यादाश्त भी पेश की और उन्होंने इस बात का हमें यकीन दिलाया कि जब कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी तो हम किसी ताख़ीर या हरबे को सामने नहीं रखेंगे, अच्छा, बल्कि यकीन दिलाया गया हाँ आपको ये सेक्रेटरी यकीन इलेक्शन दिलाया कमीशन गया की है। जानिब हाँ से। हाँ, और हमने उन्हें बाई रिटन अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और हमने इंशाअल्लाह ताला लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलेंगे। हम किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हम ये चाहते हैं, और बहुत से ओवरसीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ज़ाहिर सी ताल्लुक बात है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ओवरसीज़ को अगर हक मिल गया तो ये सारा पीटीआई को फ़ायदा होगा और ये सारा पीटीआई जो है इसमें पता नहीं धांधली करेगी या क्या होगा। हकीकत ऐसे नहीं है। जो ओवरसीज़ है वो वोट जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वो उन लोगों के लिए ज़रूर ख़तरा है कि जो पाकिस्तान पर बोझ हैं, जो पाकिस्तान में कानून साजी के अब मैं मामला आपसे पर। कुछ सवालात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इस पे 2-3 नशिस्तें भी की हैं। एक जी तो आपने कहा कि आपको इलेक्शन में हिस्से लेने का भी हक दिया जाए और हक रायदही इस्तेमाल करने का जी भी जी दिया जाए। जी एक जो इतराज़ ये आया था कि आप रांझा साहब, आपने भी प्रोग्राम से पहले मुझे बताया कि आप मंडी बहुद्दीन से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप पिछले 20 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। एक राय ये पाई जाती है कि शायद रांझा साहब को क्या मालूम कि मंडी बहुद्दीन के क्या मसाइल हैं, लोगों को क्या तवक्कुआत हैं। वो तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, उनको तो ज़्यादा अमेरिका का पता होगा। तो आपका कितना कनेक्शन रहता है यहाँ पर अपने आबाई हलके में या इलाके में, और आप अगर वोट देना चाहेंगे उसका तरीक़ाकार क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो ओवरसीज़ तैयारे गैर में मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वतन के लिए और मुल्क के लिए काम करें। सही बात। और आप मंडी बहुद्दीन तशरीफ़ लाएं, बल्कि आसन इकबाल साहब जिन्होंने ये ब्लेम लगाया था, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन्हें ये दावत देता हूँ कि मंडी बहुद्दीन आएँ। ठीक। हमने मंडी बहुद्दीन को मुल्क का पहला साफ पानी का डिस्ट्रिक्ट बना दिया। हमने 500 से जायद आरओ प्लांट लगाया ओवरसीज ने। तो आप नासिर मुसाल साहब को भी बताइएगा जो एमएनए नहीं, आप उनसे भी पूछ लें। हाँ। आपके दूसरे हमारे इधर एमएनए हाजी इम्तियाज साहब है, उनसे भी पूछ लें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों में हर गांव में, हर मोहल्ले में एक वेलफेयर कमेटियां बनाई हैं जो सफाई का भी काम करती है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने तकरीबन 500 लोगों को पिछले साल में रोजगार दिए, जिसमें हमारा रक्षा जो था वो पॉपुलर रोजगार था। लोग हमें पैसे रिटर्न भी करते हैं और आधे पैसे हम उनको माफ़ भी करते हैं। इसके अलावा हमारे फोरम ने ज़मींदारों को कर्जे दिए। हमारे ग्रोसरी स्टोर 12 ग्रोसरी स्टोर हमने इसी साल बना के दिए। ग्रोसरी स्टोर लोगों को अपनी पाँव पे खड़े करने की हमने कोशिश की, ये हमारी सोच थी। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जेब से इतने वेल्थी होने के बावजूद अब इस अवाम उन्नास पर कोई एक पैसा भी खर्च किया, जबकि हम ये जानते हैं वो रोजाना फंड्स वगैरह का शोषा छोड़ते हैं। ठीक। फंड्स वगैरह से हर बच्चा जानता है कि ये किस तरह ये जो हमारे इलेक्टेड चंद इलेक्टेड ही कह लें या मेजॉरिटी कह लें कि किस तरह वो कमीशन वसूल करते हैं। असल में ये पाकिस्तान आज जिस मकाम पर पहुंचा है, ये बदकिस्मती समझें या जो भी समझे, इनमें इन लोगों का करदार है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है कानून साजियों ने तो इन लोगों ने आप वोट भी देना तो फिर ये कानून साजी में होगा। तो मैं इसलिए जानना चाहता, एक तो आपने बताया कि आपका बहुत ज़्यादा अमल दखल है और फलाही कामों में आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वोट कैसे दिया जाएगा, ये भी सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था, क्योंकि आप इसी आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी कैसे दिया जाए, इंटरनेट वोटिंग है, अगर वो की जाए तो उसमें कहते हैं सीक्रेसी नहीं रहती, और आप भी वोट कर रहे हैं, आपके बराबर में एक और शख्स है वो किसी और सियासी जमात के लिए वोट देना चाहे, और दूसरा पोस्टल बैलेट का तरीक़ाकार है। तो इस पर कोई बातचीत हुई है? अच्छा, सोच जो है ना जिस तरफ ले जाना चाहें चली जाती है। जब आप खुदा को ढूंढने लगे कोई कई सवालात आपके जहन में आ सकते हैं। सब कोई तरीक़ाकार भी अच्छा, होता है ना। लेकिन मैं आपको बताता, आज इस जदीद दौर में बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं। टेक्नोलॉजी को आप इतनी अच्छे तरीके से शफाफियत, उसमें फिर एक सवालिया निशान शफाफियत तो पाकिस्तान में जो हार जाता है उसने कभी इलेक्शन मानना ही नहीं है कि मैं इलेक्शन आ गया। इस दफा अमेरिका में अच्छा नहीं, अमेरिका में एक और वजह थी। अमेरिका में जो थी कोरोना की वजह से जो मेल बेल्टिंग थी, उसकी वजह से लोगों के जो रिपब्लिकन थी उसके खदशात थे कि जो मिनॉरिटीज इलाके हैं यानी कि उनमें जो मेल थी वो उसका चोरी होने का खदशा है या लोगों ने मिस यूज किया है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है
कि अगर नवाज शरीफ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये अजीबो गरीब किस्म की लोग जो मफरूजे पेश करते हैं अपनी मनपसंद ये कानून ईसीपी ने इतराज उठाया, इलेक्शन अच्छा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हाँ, मिनिस्ट्री आपके सामने नहीं, रखी है। आज मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी से जो मुलाकात हुई तो बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में हुई, और मैं जब उनके ऑफिस में पूछा तो वो पूरी फाइल जो थी वही स्टडी कर रहे थे हमारे जो वोटर राइट के बारे में। उन्होंने कहा कि हम आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक है देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई तरीका इंशाअल्लाह ताला कानून साजी के बाद जरूर निकलेगा। अच्छा, वो ये कोई ऐसा नामुमकिन चीज नहीं है। बहुत से ऐसे मुल्कों में जैसे सिंगापुर है और दूसरे ऐसे कई ममालिक में, इसराइल है, वहां के जो ओवरसीज है वो वोट का हक उन्हें है और वोट कास्ट और आप इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं? देखिए, मेरा अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं, आप जो जनरल बात की, आपने कहा ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इलेक्शन में क्या हिस्सा है, उनके लिए आप लोगों की क्या फोरम की तरफ से उनके लिए सीटें होनी चाहिए? जैसे हाँ खवातीन की रिजर्व सीट्स हैं, अकलियतों की रिजर्व सीट्स है, तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों की अलहदा सीट्स भी होनी चाहिए? नहीं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि वो अपने हल्के में वोट डालें, जो अपने हल्के में, क्योंकि मैं अपने हल्के में तब्दीली चाहता हूं। मैं अपने हल्के में चाहता हूं कि ये लोग जो काम नहीं कर रहा है, अगर मैं उसके खिलाफ वोट देना चाहूं, मैं मिसाल करता हूं, ओवरसीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ओवरसीज का वोट पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी तब्दीलियां लाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज का वोट है। यानी कि हमारे हल्के में मेरा अंदाजा है कि 30,000 के करीब जो है ओवरसीज वोट्स होंगे। अगर वो बड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर वो 30,000 वोट जो है उम्मीदवार के हक में पड़ जाए तो जीत जाएगा। अच्छा, वो 30,000 वोट, चलो 10,000 आप कह रहे हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान में वोट मांगते हैं इस तरह मिल जाएंगे, लेकिन 20,000 वोट ऐसे लोगों को मिलेगा जो वाकई वो कन्विंसिंग कैसे करेंगे? कन्विंस कैसे करेंगे, या कैसे आप तक कैसे आउटरीच करेंगे? हाँ, जैसे अब वो बैठे यहाँ पर हैं, अच्छा, आप बैठे अमेरिका में, तो हर किसी के पास तो वो जूम मीटिंग का तरीकाकार नहीं है, तो उधर अमेरिका आके फिर उनको वोट मांगने पड़ेंगे। देखिए, जो सवाल तो आज का देखिए, सवाल जो करना है ना वो आपका हक है। आज के इस जदीद दौर में सोशल मीडिया को ले लें या जूम का, जिस तरह आपने कहा, साहब आप अमेरिका में रहते हैं, लोग सऊदी अरब में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, कोई लेबर क्लास भी होगी, सिर्फ ओवरसीज 90 लाख पाकिस्तानियों में अशराफिया तो नहीं, आम लोग, मजदूर, लेबर क्लास भी है। मैं आपको ये बात बताऊं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इनको जो आप समझते हैं वो हकीकत नहीं है। जितने वो बाखबर होते हैं अपने हल्के से, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप अपने गांव के हालात, अगर गांव से आप माइग्रेट करके इधर हुए हैं, आप अपने गांव के हालात से इतने बाखबर नहीं होंगे जितना एक ओवरसीज होगा। आप ये मुझसे किसी, लेकिन ये तो आप चाहेंगे ना कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं एज एन एजुकेटेड ओवरसीज पाकिस्तानी, आप चाहेंगे आप उसका मुवाजना करें, उनकी राय तो सुने ना। जी जी, नहीं, वो राय तो जो अपने हल्के का बंदा होता है, जो रोज सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए, आजकल कोई बात छुपी हुई नहीं है, हर किसी ने सोशल मीडिया से जो दूर रहता था उसने भी सहारा ले लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज फोरम, दुनिया के 45 ममालिक में है आपकी हमारी तंजीम, और दुनिया के 45 ममालिक में हमारे सदूर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो फलाह रफा के सारे कामों में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो किस तरह कायम दायम है, मैं तो कभी उन लोगों को जाके मिला भी नहीं। वो इस तरह कायम दायम है कि हमारा सोशल नेटवर्क जो है, हमारी जूम मीटिंगें होती हैं, हमारा अपना सोशल टीवी चैनल है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारे 100 ओवरसीज, मिसाल में देता हूँ, उनमें से अगर 60 को ये पता है कि वोट ऐसे यूज करना है और 40% को पता है कि वोट ऐसे यूज नहीं करना, तो 60 जो है वो 40% को समझा लेंगे। ठीक है, और ये टुवर्ड्स एंड बताइएगा कि अब आप कायदे इस्बतलात से भी मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपकी मीटिंग हो गई, मजीद और भी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मिलने का इरादा है, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिलने का इरादा है, क्योंकि सबने वोट डालना है ना। आपको एक बात मैं बताऊं, वक्त चूंकि मेरे वक्त आपके पास कम है, लेकिन बात बड़ी सीरियस है। बात यह है कि ये जो अक्सर सियासतदान है ना, ये भी आधे से ज्यादा ओवरसीज है। ये सिर्फ जब हुकूमत में रहते हैं सच है, पाकिस्तान में रहते हैं, और जब हुकूमत में नहीं होते तो ये कहीं और रहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह बयान दिया कि उसको जहाज चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को जो खतरा है कि ओवरसीज का उनको एक वोट भी नहीं पड़ना, वो ये कैसे आप पहले से प्री जज कर रहे हैं? इसलिए आप पहले से तो नहीं इसकी पेशन गोई कर सकते। मैं आपको कहता हूँ, उन्होंने जो मदरसे के बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की होती है, और जिस इलाके से तल्लुक रखते हैं, जिस तरह हम देखते हैं, वो
ओवरसीज की ब्रेन वॉशिंग आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब तो वक्त आने में पता चलेगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर उनको हक मिलते हैं, हम तो चाहेंगे अल्लाह करे मिले, वो किसको वोट देंगे। शाहिद रांझा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ नशिस्त की। व्यूअर्स, ये अहम नुकता है, अहम इशू है, इसलिए हमने चाहा कि इस पर हम सियासी जमातों के और माहिरीन की राय लेते हैं, खुद ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी राय लें कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। आपने राय सुनी, हमें फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।